हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 साउंड। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 3 था, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे साउंड के ऊपर। तो आज दोस्तों लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं। एंड दोस्तों, उसी के आगे का जो टॉपिक है वो हमें स्टार्ट करना है। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो आज हम इस टॉपिक को देखने वाले पर्टिकुलरली कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर आपको दिखने मिल रहा है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि प्रेशर के वजह से किस प्रकार प्रेशर के वजह से क्या इफेक्ट आता है हमारे साउंड के स्पीड के ऊपर, यानी वेलोसिटी के ऊपर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो गैसेस मीडियम होते हैं ना, ठीक है ना, गैसेस मीडियम की अगर बात करें, दे ओबेइंग द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, वो चेंज इन प्रेशर जो होता है उसके हिसाब से अगर बात करें तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। यानी कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं, यानी कि कहीं पे भी आप एक ऐसे माहौल में हो जहां पे हवा का जो प्रेशर है या फिर कोई भी गैस वहां पे प्रेजेंट है, उस चीज का जो प्रेशर है अगर उसको चेंज भी करते हैं तो उसके वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ, यानी कि जितना साउंड का जो स्पीड था वहां पे पहले से उतना ही रहने वाला, इट रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो नथिंग गोना बी हैपन, वहां पे कुछ नहीं होने वाला। यानी कि एक चीज क्लियर क्या हो गया यहां पे कि अगर हमारा प्रेशर चाहे वो हवा का हो या फिर गैस का हो, ऑब्वियसली वो अगर चेंज होता भी है लेकिन उसके वजह से कोई भी हमारे वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर टेम्परेचर का चेंज ना हो। क्लियर है। तो एक चीज यहां पे पहला पॉइंट से क्लियर हो गया हम लोग को, यानी प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। सेकंड अगर बात करें जो कि इफेक्ट है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का किस प्रकार फर्क पड़ेगा हमारे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। तो यहां पे क्या बोला गया है कि स्मॉल वेरिएशंस, यानी कि अगर टेम्परेचर में छोटा से छोटा चेंजेस भी आता है, वेरिएशन आता है, लगभग अगर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस भी है, तो जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड रहेगा वो चेंज होगा लीनियरली विद द टेम्परेचर। यानी कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगा, जैसा जैसा टेम्परेचर घटेगा वैसा ही साउंड भी घटेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज लाइक चेंजिंग देन ऑल्सो द स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो चेंजिंग। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। ये था हमारा सेकंड इफेक्ट या फिर आप बोल सकते हो चेंजेस। अब तीसरा जो है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि किस प्रकार जो ह्यूमिडिटी होते हैं, जो मॉइस्चर्स वगैरह जो होते हैं, वो हमारे स्पीड ऑफ साउंड को किस प्रकार इफेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, मॉइस्ट एयर जो होता है, यानी कि जो जहां पे जो हवा में नमी प्रेजेंट होती है, पता है ना, आपने देखा होगा कि कभी कभी हवा जो होता है काफी ज्यादा मॉइस्ट होता है, ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं। तो यहां पे जो स्पीड ऑफ साउंड होता है मॉइस्ट एयर में, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। यानी कि ऐसी जगह आप चले जाओ जहां पे जो हवा है वो सूखी हवा है, ठीक है ना, जहाँ पे जो हवा है सूखी हवा है, और ऐसी जगह पे चला जाओ जहाँ पे हवा के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो हमेशा याद रखना, दोनों ही जगह के अंदर आप जब साउंड की स्पीड को जब चेक करोगे तो जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हवा में, वहाँ का जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू जहाँ पे आप सूखा हवा वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज स्पीड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मॉइस्टनेस ऑफ द एयर, यानी कि जैसे उसका ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, जैसे उसका मॉइस्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये था 3 हमारे चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, जो कि हमारा फर्क डालते हैं कोई भी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो यहां पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेव्स जो होता है जनरली दे डोंट डिस्प्ले एनी रिपल्शन, यानी कि एक तरीके से कोई भी रिपल्शन ये नहीं दिखाते। व्हाट डू मीन बाय रिपल्शन, कि साउंड जब जाता है, जैसे लाइट क्या होता है, आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, इसके पहले भी 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, कि लाइट जो होता है जब जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, जब टकराता है, फॉर एग्जांपल दिस इज सरफेस, तो जब टकराएगा तो उसी एंगल पे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि रिपल्शन हो रहा है उस केस में। लेकिन साउंड जो होता है वो क्या होता है, कोई भी रिपल्शन नहीं दिखाता है एक दूसरे के प्रति। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो दो वेव्स होते हैं ना, दो पैटर्न जो होते हैं वेव के, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं सेम रीजन के अंदर, सेम स्पेस के अंदर, और विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे और रिपल्शन भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा दोनों पैटर्न के अंदर, दोनों टाइप के वेव्स के अंदर। तो जब भी ये दो वेव्स ओवरलैप करते हैं तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो
वो यहाँ पे वेक्टोरियली ऐड होता है। वेक्टोरियली ऐड होना यानी कि वेक्टर सम एडिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ऐड होता है। और ये किस प्रकार ऐड होता है, ये सभी चीज दोस्तों आपको पढ़ना है 12th में। ये एक जनरली छोटा सा टॉपिक आपको दिया था जस्ट रिमाइंड करने के लिए, लेकिन ये आपको एक्चुअल में पढ़ना है 12th में, क्योंकि ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक कंप्लीट चैप्टर है, टॉपिक है पूरा 12th स्टैंडर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही दिया है। और ये जो एडिटिव रूल जो होता है ना, ये इसी को बोलते हैं दोस्तों। इट इज ऑल्सो मतलब इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और यही चीज हम लोग 12th में पढ़ेंगे, तो बस आपको पेशेंस रखना है। ये जनरली एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, ताकि आपको रिमाइंड किया जा सके कि ये जो चीज़ है जब आप 12th में जाओगे तो ये चीज़ आपको पढ़ने मिलेगा। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों इको, रिवर्बरेशन एंड अकाउस्टिक। ये तीनों टॉपिक है, बारी बारी से पढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय इको, रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, अकाउस्टिक क्या होता है। और उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि 10th में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है साइंस सब्जेक्ट तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इको यानी कि एको बोल लो, इको बोल लो। सबसे पहले क्या होता क्या है, तो जनरली आपने एक चीज़ तो सुना होगा कि अगर हम लोग शाउट करते हैं कोई भी पहाड़ी एरिया में, यानी कि जब पहाड़ के ऊपर जाते हैं, हिली रीजन होता है, वहां पे जब जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ जो होती है वो हमें रिटर्न सुनाई देती है। वी आर लाइकली टू हियर एको। जैसे कि अगर आपने चिल्लाया राहुल राहुल राहुल, ऐसा आवाज़ अगर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं पर भी आप चिल्ला रहे हो तो आपको सेम साउंड जो है वो धीरे धीरे आपको वापस से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो चीज़, जो साउंड आपको वापस सुनाई दे रही है एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसी चीज़ को इको बोलते हैं। ठीक है, तो इको क्या होता है, इट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है। वो भी कौन सा साउंड, ओरिजिनल साउंड, यानी कि जहां से साउंड क्रिएट हुआ है, जैसे कि आपने खुद ने निकाला हो, या फिर कोई और चीज का हो गया, गाड़ी का हॉर्न का आवाज हो सकता है, या फिर कोई भी चीज का आवाज हो सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल साउंड का ही रिपीटेशन क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। कहां से हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन जहां पे ओरिजिनल रिजिड सरफेस प्रेजेंट होना चाहिए एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड सोर्स ऑफ साउंड। यानी कि समझ लो, अक्सर जो एको होता है वो पहाड़ों में क्यों सुनाई देता है, क्योंकि जब आप उसको चिल्लाते हो तो आपके आसपास क्या होता है, कुछ डिस्टेंस के अंदर में बहुत सारे पहाड़ प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आप चिल्लाते हो साउंड, तो साउंड वेव्स जाते हैं, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, वो पहाड़ पे जाके टकराते हैं, एंड एट ए पर्टिकुलर एंगल वो जो है वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो एक बार आपको सुनाई दिया यानी कि एक बार रिफ्लेक्शन होना, लेकिन अगर आपको बार बार सुनाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल राहुल 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 राहुल, ऐसे बहुत बार आपको सुनाई अगर दे रहा है, तो समझ जाना वो मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा एट ए वेरियस रिजिड सर्फेस। अलग अलग पहाड़ पे जाके अलग अलग जाके रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और उसकी जो टाइमिंग होती है वो भी आपने नोटिस किया होगा कि एक टाइमिंग जो होती है हर 2 सेकंड पे या फिर 1 सेकंड पे आपको सुनाई देता है। ठीक है, और ज़्यादा दूर डिस्टेंस रहेगा तो आपको ज़्यादा देरी के बाद भी सुनाई देता है। तो 10 अगर हमें सुनना है, इफ यू वांट टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको, तो साउंड शुड बी टेक मोर देन 0.1 सेकंड आफ्टर द स्टार्टिंग। यानी कि जो आपका साउंड होता है उसको लगभग 0.1 सेकंड जो है लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, जहां से उसने स्टार्ट किया है, सोर्स तक पहुंचने के लिए, ताकि वो वापस से रिफ्लेक्ट हो सके और हमारे कानों तक सुनाई दे सके। क्लियर है? और इसी चीज को बोलते हैं दोस्तों एको। तो ये चीज़ जब भी आप ऐसे कभी माहौल में गए, पहाड़ों के इलाके में गए, या फिर कभी भी ऐसा घूमने गए दोस्तों, तो प्लीज़ ये चीज़ ट्राई करना, आपको पता चलेगा। क्योंकि साइंस जो होता है, ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ रहे हो लेकिन है तो साइंस ही ना। ठीक है, तो साइंस एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो बहुत ही मज़ेदार होता है। बस इसको आप अगर समझ के करोगे, कंसेप्चुअल नॉलेज लेके चलोगे तो बहुत ही मज़ेदार है। हर चीज़ में साइंस छुपा हुआ है, बस यही चीज़ आपको भी ढूंढना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एको आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला जो टॉपिक है वो है रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन की बात करें तो साउंड वेव्स जो होता है ये क्या होता है, बहुत बार रिफ्लेक्ट होता है। अभी एको में भी देखा सेम चीज़ कि जो साउंड वेव्स होता है वो बहुत बार रिफ्लेक्ट होता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ ए क्लोज रूम। एक बंद कमरा है समझ लो, उसमें जो आप आवाज़ निकाल रहे हो या फिर कोई भी तरीके से आवाज़ निकल रही है, वो उसकी वॉल जो होती है, जो दीवारें होती है, या फिर उसका जो छत होता है रूफ, उसमें जाके टकरा रही है और बार बार क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है तो बहुत सारे साउंड जो है वो क्रिएट होते हैं, और यही चीज़ को रिवर्बरेशन बोलता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो रिवर्बरेशन कैरेक्टरिस्टिक है या फिर जो टेक्निक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पे, कॉन्सर्ट हॉल्स में, थिएटर्स में, ऑडिटोरियम में, ऐसी जगह पे होता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो थिएटर होते हैं, जो पिक्चर हॉल होते हैं, जहाँ पे हम लोग मूवीज जाके देखते हैं, थिएटर्स में जाके देखते हैं, करेक्ट है? ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसका जो दीवार होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके से बनावट किए गए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दीवारें होती है, जो रूफ होती है, जो आसपास के वॉल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करना होता है, सो दैट जहाँ से भी साउंड निकल के आ रहा होता है, जो स्पीकर से निकल के आ रहा होता है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके टकराएगा और दूर बैठा हुआ इंसान जो है उसको भी सेम आवाज़ सुनाई देगा जितना कि फर्स्ट पर्सन जो सामने पहले रो में बैठा हुआ है उसको भी सेम सुनाई देगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पहला बैठा हुआ है उसको सबसे ज़्यादा सुनाई देगा, जो आखिर में बैठा हुआ है उसको कम सुनाई देगा, जैसे कि हमारे नॉर्मल क्लासरूम में होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्लासरूम में तो अक्सर ऐसा
ऐसा ही होता है कि कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो सबसे पहले 2 बेंच को अच्छे से सुनाई देता है और लास्ट के जो बेंचेस पे बच्चे बैठते हैं उनको सुनाई नहीं देता है। इसके लिए वो पढ़ाई में मन भी नहीं लगाते कि हमको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑडिटोरियम जो होता है, जैसे कि बहुत सारे जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे हर लेक्चर्स जो होते हैं ऑडिटोरियम में होते हैं, यानी कि हर क्लासरूम ऑडिटोरियम टाइप ही होते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर एंगल्स पे दीवारें को डिज़ाइन किया जाता है, रूफ्स को डिज़ाइन किया जाता है अच्छे से, सो दैट पहले बेंच पे जितनी आवाज़ पहुंच रही होगी कोई भी टीचर की, प्रोफेसर की, पहले बेंच पे जितनी आवाज़ पहुंच रही होगी उतने ही आवाज़ जो है वो लास्ट बेंचर्स तक भी पहुंच रही होगी, क्योंकि वो भले कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेगा, कोई भी माइक नहीं यूज़ करेगा, कोई भी एक्सटर्नल यूज़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो आवाज़ वहां तक पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि इस तरह से उस रूम को डिज़ाइन किया गया है। तो वो जो टेक्निक होता है उसी चीज़ को बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोला मैंने? दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मल्टीपल टाइम्स बाय यूजिंग द वॉल्स एंड द रूफ्स ऑफ ए क्लोज रूम, जो कि लगभग कितना होता है 15 मीटर के दरमियान में होता है, ठीक है। एंड दिस कॉसेज ए सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट जस्ट वंस, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो इको जो था, इको में आपको बार बार सुनाई दे रहा था, जो आवाज था वो बार बार सुनाई दे रहा था, राहुल 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 ऐसे बहुत बार सुनाई दे रहा था। लेकिन रिवर्बरेशन में मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद भी सिर्फ आपको एक ही बार सुनाई देता है। जो इंसान बोल रहा होता है या फिर जो भी आप मूवीज देख रहे होते हैं उसका आवाज एक ही बार आएगा, मल्टीपल टाइम नहीं आता। तो ये एक फर्क है इको में और रिवर्बरेशन में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ रिवर्बरेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी 1-2 पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो रिवर्बरेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सर्ट हॉल के लिए, थिएटर्स के लिए, ऑडिटोरियम्स वगैरह के लिए। और अगर आपको रिवर्बरेशन को डिक्रीज करना है तो आप जो है वॉल्स को, रूफ्स को रफ बना सकते हो, यानी कि जो बोलते हैं ना खराब बना सकते हो, रफ होता है ना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हो बाय यूजिंग कर्टन्स, ठीक है ना। आप कर्टन्स भी लगा सकते हो हॉल्स में रिफ्लेक्शन को, ऑफ साउंड को हटाने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए। अगर वो हट गया, अवॉइड हो गया, तो डेफिनेटली रिवर्बरेशन भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो टू अवॉइड द रिवर्बरेशन टेक्निक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा रिवर्बरेशन दूसरा पॉइंट। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है अकाउस्टिक, जो कि है आखिरी टॉपिक। तो अकाउस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन है इसका कि ये क्या है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे साउंड जो है रिसेप्ट हो रहा है। ये सभी चीज़ के ऊपर जो साइंस स्टडी करता है, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो स्टडी करता है, उस चीज़ को अकाउस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दिस इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिएटर्स एंड ऑडिटोरियम, क्योंकि रिवर्बरेशन टेक्निक भी इसी के अंदर आ जाता है। क्योंकि अकाउस्टिक्स ऐसा टेक्निक है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमें थिएटर्स और ऑडिटोरियम को बनाना होता है, ताकि ये जो चीज़ें मैंने बोली कि आवाज़ वगैरह ये सब परफेक्टली आ सके। और अगर बाई चांस अगर आपने अकाउस्टिक यूज़ नहीं किया है, जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो कोई भी थिएटर्स को, ऑडिटोरियम्स को, कॉन्सर्ट हॉल्स को, अगर आपने डिज़ाइन कर रहे हो और उसमें अकाउस्टिक टेक्निक अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो जो ऑडियंस होगी उसको आवाज़ जो है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। दे विल बी नॉट बी एबल टू हियर द साउंड क्लियरली, बहुत अच्छे से सुनाई नहीं देगा। और ये जो अकाउस्टिक टेक्निक्स होता है ना, बहुत सारे एनिमल्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता है नेविगेशन पर्पस के लिए जो बैट्स होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब अकाउस्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे वो अपना रास्ता पता कर सके। जैसे कि चमगादड़ जो होते हैं उनको रात को दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड इज नथिंग बट द अकाउस्टिक वेव्स ना, तो वो निकालते हैं, जिसके वजह से वो साउंड जो है जाके किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो उनको पता चलता है कि हाँ सामने कुछ तो है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डॉल्फिन भी सेम, पानी में जब रहती है तो कोई भी चीज़ें उनको ठीक से दिखती नहीं है, फिर भी वो अपने इको प्रोड्यूस करके, अकाउस्टिक्स को यूज़ करके वो क्या करते हैं, नेविगेट कर पाते हैं पानी में, वो लोग आराम से स्विम कर पाते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है अकाउस्टिक्स के। एंड अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करूँ, यूजेस की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पज़ के लिए भी किया गया है। दैट इज़ यूजफुल फॉर द प्रीनेटल बिफोर द बर्थ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। जो बच्चे जब पैदा होने वाले होते हैं तो उनका कंडीशन कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं, वो सब चीज़ देखने के लिए। फिर डिटेक्शन ऑफ द एनोमलस कंडीशन लाइक ट्यूमर हुआ है उसको चेक करने के लिए। स्टडी ऑफ द हार्ट वाल्व, ठीक है ना, हमारे हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होते हैं उसको एक्शन चेक करने के लिए। ये सभी चीज़ जो है अकाउस्टिक्स साउंड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि इट इज़ यूज एज ए सिलेक्टिव डिस्ट्रॉयर ऑफ ए पैथोलॉजिकल टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं ज़्यादातर जो अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, साथ में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो सबसे फेमस है, आपको पता ही होगा कि ये जो टेक्निक है सोनार में इस्तेमाल करते हैं, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सुपरसोनिक साउंड होता है यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है उसको भेज जाता है समुद्र के अंदर, ताकि पता चल सके समुद्र की गहराई कितना है, ठीक है। सबमरीन्स जो होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये सभी चीज़ के अकाउस्टिक्स टेक्निक को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देखा जाए तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक, जो कि हमने लिया भी नहीं है बहुत सारी चीज़, एक्सेप्टर डाल दिया हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ के लोगे ये चीज़। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, अगर आप रिसर्च करोगे दोस्तों तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, और जो भी चीज़ है आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हो अगर पूछता है तो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये अकाउस्टिक्स भी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो होता है समाप्त। बहुत इंटरेस्टिंगली आज लेक्चर था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट था, और उम्मीद करता हूँ जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, चाहे वो
फैक्टर्स हो जो हमारे स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो लाइक हमारे टेक्निक्स हो, इको हो या फिर रिवर्बरेशन हो या फिर अकाउस्टिक्स हो, यह हर चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊँगा आपके लिए अगला लेक्चर जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कुछ क्वालिटीज ऑफ साउंड, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।